यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे घास में करीब 1 फुट लंबी हरे रंग की कोई चीज चिपकी नजर आई। अगर वो इतना सावधान नहीं रहता और ध्यान नहीं देता तो उसे यही लगता कि ये घास का ही हिस्सा है, ना कि फुर्तीला टिड्डा जो एक ही वार में इंसान को अपाहिज बना सकता है। गहरे हरे रंग के उस फुर्तीले टिड्डे के पैर उसके शरीर से भी लंबे थे। साथ ही साथ उसके नाजुक शरीर के ऑपोजिट उसके पैर बहुत ही पैने और चमकदार भी थे। उसके पैरों की मजबूती की तुलना किसी उच्च श्रेणी के मिश्रित धातु से बड़ी आसानी से की जा सकती थी। अर्जुन की किस्मत अच्छी थी कि इससे पहले कि वो फुर्तीला टिड्डा अर्जुन को देख पाता, अर्जुन की नज़र उस पर पड़ गई। नहीं तो ये फुर्तीला टिड्डा उसकी जान ही ले लेता। सावधानी से आगे बढ़ते हुए अर्जुन इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि वो उस फुर्तीले टिड्डे के कितने नज़दीक जा सकता है जिससे कि उस फुर्तीले टिड्डे को उसकी आहट तक ना महसूस हो। उस फुर्तीले टिड्डे से करीब 6 फीट की दूरी पर आकर अर्जुन वहीं रुक जाता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर उस फुर्तीले टिड्डे को उसके वहां होने का आभास हो गया तो अर्जुन छुपकर वार करने के अपने इस मौके को खो देगा। मौका देखता है अर्जुन तेजी से घास से बाहर निकलता है और अपने खंजर से सीधे उसके पेट पर वार करता है। पर कहीं न कहीं अर्जुन ने उस फुर्तीले टिड्डे की स्पीड और खतरा पहचानने की शक्ति को नज़रअंदाज कर दिया था। दरअसल फुर्तीले टिड्डे को अर्जुन की आहट तभी लग गई थी जब वो तेजी से घास से बाहर निकला था। इसीलिए इससे पहले कि अर्जुन पूरी तरह से उस पर वार कर सके, वो फुर्तीला टिड्डा तेजी से हवा में उड़कर अपने पैरों से अर्जुन पर वार कर देता है। भले ही अर्जुन समय से उस फुर्तीले टिड्डे के वार से बचता हुआ पीछे हट गया हो, पर फिर भी फुर्तीले टिड्डे के पैर अर्जुन के माथे पर लग ही जाते हैं। जैसे लोहे के लोहे से टकराने की आवाज़ आती है, ठीक वैसी ही आवाज़ पूरे इलाके में गूंज जाती है। क्योंकि अर्जुन ने अपना सुनहरा कवच पहना हुआ था, इसलिए फुर्तीले टिड्डे के इस वार से अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी उसे हल्का सा चक्कर आता महसूस हुआ, मानो कि उसका सिर किसी पत्थर से जा टकराया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके सुनहरे कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। एक्साइटेड अर्जुन इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर अपने खंजर से उस फुर्तीले टिड्डे के पेट पर वार करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। इस बार उसका निशाना अचूक था, जिसकी वजह से फुर्तीले टिड्डे को बचाव या वार करने का कोई मौका नहीं मिला। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी शैतानी आत्मा हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये कवच वाकई में कमाल का है। जब तक ये मेरे साथ है मैं जिसे चाहूँ उसे मार सकता हूँ और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि म्यूटेंट एलियंस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक ये कवच मेरे साथ है तब तक मैं सुरक्षित हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कटप्पा के होते बाहुबली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी आखिरी ख्याल पर अर्जुन खुद हंस पड़ता है, पर इस समय वो इतना खुश था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अचानक से ही अर्जुन के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो उन फुर्तीले टिड्डों से छुपना बंद कर देता है। बल्कि वो तो सीना चौड़ा करके उस पूरे इलाके में ऐसे घूमने लगता है जैसे कि कितनी बड़ी जंग जीत कर आया हो। उसकी इस हरकत की वजह से वो कई फुर्तीले टिड्डों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक शातिर शिकारी की तरह अर्जुन ने जानबूझकर ये जाल बिछाया था और एक एक करके सभी फुर्तीले टिड्डे उस पर वार करने के लिए सामने आ जाते हैं। लेकिन अर्जुन के कवच की वजह से कोई उसे एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया था। मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन एक ही वार में एक एक करके उन सभी टिड्डों काम तमाम कर देता है। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी शैतानी आत्मा हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी शैतानी आत्मा हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें।
अर्जुन के दिमाग में लगातार गूंजती ये आवाज़ उसे एक उत्साह के साथ भरती जा रही थी। उसे पता भी नहीं चला कब उसने 50 से भी ज़्यादा फुर्तीले टिड्डे मार गिराए। फुर्तीले टिड्डों के इलाके में मचे आतंक से अनजान मोक्ष आश्रम का एक अन्य सदस्य, जय सहगल, अपनी किस्मत को कोसता हुआ उसी फुर्तीले टिड्डे के इलाके की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन की तरह जय भी एक पृथ्वीवासी था, बस फर्क इतना था कि अर्जुन की पिता की मौत के बाद अर्जुन की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और जय एक बहुत ही बड़े घर से था। पर यहाँ पर अपना एक स्टेटस हासिल करने के लिए जय के पास अंजना शेरगिल का चेला बनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दरअसल जय को अपने फिजिकल डेवलपमेंट की लेवल को पूरा करने और श्रेष्ठ का स्टेटस हासिल करने के लिए अभी भी 100 जीन पॉइंट्स की ज़रूरत थी जो किसी म्यूटेंट एलियन की एनर्जी से हासिल हुए हों। लेकिन इतने पॉइंट्स हासिल करना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। भले ही यहाँ मोक्ष आश्रम में उसके पास बहुत पैसा हो, पर हर चीज़ पैसों से खरीदना नामुमकिन होती है। जैसे पैसों से केवल आम और प्राइमरी एलियंस की एनर्जी ही खरीदी जा सकती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो म्यूटेंट एलियंस की एनर्जी बेचते हों। केवल अंजना शेरगिल जैसे ही लोग, जिनके पास सबसे ज़्यादा पवित्र रक्त जीन पॉइंट्स हैं, वही म्यूटेंट एलियंस की एनर्जी बेच सकते हैं। लेकिन अंजना शेरगिल का भी एक उसूल है, उसके लिए पैसों से ज़्यादा ईमानदारी और मेहनत मायने रखती है। ये भी एक वजह है कि जय को अंजना के ग्रुप में रहना इतना नहीं खलता, और इसीलिए इस समय भी वो अंजना के लिए ऐसी जगहों की तलाश कर रहा था जहां पर इंसानों की मौजूदगी कम से कम हो और पवित्र रक्त और म्यूटेंट एलियंस की तादाद ज़्यादा हो। अगर ऐसी कोई जगह मिल जाती है तो अंजना अपने पूरे ग्रुप के साथ उन एलियंस पर हमला कर देगी और बदले में उसके ग्रुप के लोगों को उन एलियंस की एनर्जी मिल जाएगी। पिछले 1 महीने से जय ऐसी ही किसी जगह की तलाश कर रहा था, पर अफसोस उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। अब तो उसका साथ लाया खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था, इसीलिए उसने वापस मोक्ष आश्रम जाने की सोची। वो मोक्ष आश्रम की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे फुर्तीले टिड्डों का इलाका दिखता है और वो एक बार इस इलाके का चक्कर लगाने की सोचता है। क्या पता जिस जगह की वो पिछले 1 महीने से तलाश कर रहा ही वो यही हो। हालांकि फुर्तीले टिड्डों के इलाके में घुसते ही उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। काफ़ी अंदर आ जाने पर भी उसे एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं दिखता है, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे ज़मीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि इस जगह पर क्या हुआ होगा। किसी ने फुर्तीले टिड्डों का सफाया कर दिया, पर किसने? अपने मोक्ष आश्रम में ऐसे 1 ही 2 लोग हैं और वो भी ग्रुप में शिकार करते हैं। हालांकि यहाँ पर 1 से ज़्यादा लोगों के होने के निशान नहीं दिख रहे, तो क्या किसी ने अकेले ही? जय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे और भी ज़्यादा खून के दाग नजर आ रहे थे। उन खून के निशानों का पीछा करते हुए जय एक छोटी से पहाड़ी की तरफ चला जाता है, पर वहां पहुंचते ही जो नज़ारा उसके सामने होता है उसे देखकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। फुर्तीले टिड्डों की लाशों के ढेर के बगल में एक सुनहरे रंग का आदमी ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि दुश्मनों को मारने के बाद कोई सुपरहीरो। सूरज की रोशनी में वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी रोबोट को सोने का कवच पहना दिया गया हो। ओ भाई, क्या तुमने इन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारा है? जय सुनहरे रंग के कवच पहने आदमी के आसपास देखता हुआ पूछता है। फुर्तीले टिड्डों की लाशों से अभी भी खून बह रहा था, जिससे ये बात साफ थी कि उन टिड्डों को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है, पर सिर्फ एक अकेले आदमी ने इन सभी टिड्डों को मार गिराया। भले ही ये फुर्तीले टिड्डे अभी प्राइमरी एलियंस हों पर फिर भी खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष आश्रम के सबसे ताकतवर इंसान भी इनसे भिड़ने की नहीं सोचते। फिर ये कैसे? फुर्तीले टिड्डों की लाशों से अभी भी खून बह रहा था, जिससे ये बात साफ थी कि उन टिड्डों को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं बीता है, पर सिर्फ एक अकेले आदमी ने इन सभी टिड्डों को मार गिराया। भले ही ये फुर्तीले टिड्डे अभी प्राइमरी एलियंस हों पर फिर भी खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष आश्रम के सबसे ताकतवर इंसान भी इनसे भिड़ने की नहीं सोचते। फिर ये कैसे? ओ भाई, क्या तुमने इन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारा है?
जय सुनहरे रंग के कवच पहने आदमी के आसपास देखता हुआ पूछता है। तुम्हें चाहिए? एक फुर्तीले टिड्डे की कीमत 10,000 रुपये। अर्जुन अपने सामने खड़े हैरान लड़के को देखते हुए पूछता है। जय के वहां आने से पहले अर्जुन सोच ही रहा था कि वो इतने सारे मरे हुए टिड्डों का क्या करे। जोश जोश में उसने इतने टिड्डे मार तो दिए, पर वो ये भूल गया था कि ज़रूरत से ज़्यादा इन फुर्तीले टिड्डों की एनर्जी हासिल करने के बाद उसे एक भी जीम पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जय वहां आ गया था और उसने अर्जुन को इन टिड्डों की लाश के साथ देख लिया। अच्छा हुआ अर्जुन ने अपना कवच अभी तक पहना हुआ था, नहीं तो शायद जय उसे पहचान लेता। एक टिड्डा 10,000 का? बस इतना सस्ता? जय हैरानी से अर्जुन को देखता है। ये पहली बार कुछ बेच रहा है क्या जो इतना कम दाम लगा रहा है? जय अर्जुन को देखते हुए सोचता है। भले ही बहुत से लोग प्राइमरी एलियंस का शिकार कर लेते हों, पर फिर भी इस तरह के एलियंस की तादाद कम होती है, खासकर कि फुर्तीले टिड्डे जैसे एलियंस की, जिनकी एनर्जी आज तक किसी ने भी हासिल नहीं करी थी। इसीलिए इनकी कीमत 10,000 से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर अर्जुन इन टिड्डों की लाशों को मोक्ष आश्रम पहुंचाने में जय की मदद कर देता है तो यही दाम 2-3 गुना तक बढ़ सकता है। तो फिर सुनहरे कवच में खड़ा ये आदमी अपना नुकसान क्यों करना चाहता है? ऐसा तो नहीं कि 1 महीने से जगह जगह घूम के खुद जय के कान खराब हो गए हों और उसने कुछ गलत सुन लिया हो? जय हैरानी से अर्जुन को देखते हुए सोचता है। हाँ, 10,000 का एक टिड्डा लेना है तो लो, वरना चलते बनो। अर्जुन का जवाब जय के शक को दूर कर देता है और जय को विश्वास हो जाता है कि ये आदमी वाकई में पहली बार कुछ बेच रहा है, इसीलिए इसे इन फुर्तीले टिड्डों की सही कीमत नहीं पता। पर जय जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। अर्जुन को अच्छे से पता था कि इन फुर्तीले टिड्डों की क्या कीमत है, पर वो जानता था कि बिना किसी कन्वेंस के इतने सारे मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को वापस मोक्ष आश्रम ले जा पाना नामुमकिन है। और अगर वो किसी साधन की तलाश में इन टिड्डों को यहाँ छोड़कर चला जाता है तो हो सकता है कि कोई इन्हें चोरी कर ले। इसीलिए अर्जुन ने बिना ज़्यादा सोचे समझे इन टिड्डों की ये कीमत लगा दी। और वैसे भी अर्जुन के पास इतना समय और स्टैमिना नहीं था कि वो इन सब चीज़ों में उसे बर्बाद करे। उसे इससे भी ज़रूरी चीज़ें करनी थी और इसीलिए वो थोड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये सारे फुर्तीले टिड्डे खरीद लूँगा। वैसे कुल मिलाकर कितने हैं ये? जय तो खुशी से पागल हो गया था। ये फुर्तीले टिड्डे हर तरह से उसके लिए फ़ायदेमंद हैं। एक तो ये उसे कम कीमत में मिल रहे हैं और दूसरा इनकी सप्लाई कम होने की वजह से ये एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये 43 फुर्तीले टिड्डे हैं। क्योंकि तुम आदमी सही लग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा, जिसके बाद ये सभी टिड्डे तुम्हें 4 लाख में पड़ेंगे। अर्जुन ज़्यादा सोचे समझे बिना जय को अपना आखिरी ऑफर बताता है। उसे लगा था कि जय के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए उसने जय को डिस्काउंट भी दे दिया। भाई मैं तुम्हें इन फुर्तीले टिड्डों के 10 लाख दूंगा और ये 10 लाख रुपए का एडवांस और रखो। ये फ्यूचर में तुम्हारे द्वारा मुझे मिलने वाले सभी शानदार चीज़ों के लिए है। मुझसे डील करके तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैं हमेशा तुम्हारी सामान की अच्छी से अच्छी कीमत लगाऊंगा और अगर तुम्हारे पास म्यूटेंट एलियन की एनर्जी हुई तब तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जय अपने बैग से नोटों के बंडल निकालकर अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। सच पूछो तो इस समय जय जिस हालत में था उसे देखकर अर्जुन को विश्वास नहीं था कि उसके पास 4 लाख रुपए भी होंगे। फिर 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, पर अर्जुन ये नहीं जानता था कि ये 20 लाख रुपए जय के लिए कुछ भी नहीं है। इतना तो वो एक टाइम के खाने पर उड़ा सकता है। फिर यहाँ तो उसे ऐसा इंसान मिला है जिसने अकेले ही इतने सारे टिड्डों को मार गिराया। फ्यूचर में ऐसा इंसान उसके बहुत काम आ सकता है। ये इंसान नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, और ऐसी मुर्गी पर जितने भी पैसे खर्च करो कम है। तुम्हारी फटीचा हालत को देखकर नहीं लगता कि तुम इतने अमीर हो। अर्जुन नोटों का बंडल लेते हुए जय से कहता है और उसकी बात सुनकर जय हल्का सा मुस्कुरा देता है। सच पूछो तो पैसों के अलावा मेरे पास और है ही क्या। यूं समझ लो कि मैं एल्बस ग्रह का मुकेश अंबानी हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है।
इसीलिए मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए एडवांस में दिए ताकि तुम्हारे पास अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी शानदार चीज़ आए तो वो तुम मुझे ही बेचना, और अगर तुम किसी म्यूटेंट एलियन की एनर्जी मुझे बेचोगे तब तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। जय अपनी बड़ाई करते हुए कहता है। कहीं न कहीं उसे ये भी डर था कि कहीं उसके हाथ से ये सोने का अंडा देने वाली सुनहरी मुर्गी ना निकल जाए, इसलिए इसे जितना हो सके उतना दाना डालो ताकि ये मुर्गी कहीं और ना जा पाए। तुम बोलते बहुत हो, खैर अपना नाम और पता बता दो, फ्यूचर में अगर मुझे ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए कहता है। जय का बड़बोलापन अब अर्जुन को बोर कर रहा था, पर फिर भी एक बात को अर्जुन अनदेखा नहीं कर सकता और वो ये कि जय के बड़बोलेपन के बावजूद वो ईमानदार है, वरना 4 लाख के 10 लाख कौन देता है। फ्यूचर में जय उसके बहुत काम आएगा। बस एक बार वो काले क्रिस्टल की मदद से एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन में बदल दे, फिर तो जय आसानी से उसे 3 करोड़ तो क्या उससे कहीं ज्यादा दे देगा। आखिर वो एल्बस ग्रह का मुकेश अंबानी जो है। जय सहगल नाम तो सुना ही होगा, और हाँ मेरा असली नाम भी यही है। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे मोक्ष आश्रम में कई लोगों के निकनेम भी हैं, जैसे एक लड़का है जिसको हम सन की बुलाते हैं, पर मेरा ऐसा कोई नाम नहीं है। पर तुम चाहो तो मुझे रिची रिच बुला सकते हो, और हाँ मैं रूम नंबर 1046 में रहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, और यहाँ एल्बस ग्रह पर कब से हो? अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, थोड़ा गप्पे शप्पे हाकेंगे, मस्ती करेंगे। वैसे हमारी जोड़ी बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन जैसी नहीं है। तुम बैटमैन और मैं रॉबिन, बस फर्क इतना है कि यहाँ बैटमैन नहीं बल्कि रॉबिन अमीर है। जय एक्साइटेड होकर अर्जुन से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, पर अपने पिता की मौत के बाद से अर्जुन ने सबसे घुलना मिलना काफ़ी कम कर दिया है, और ना ही उसे दोस्त बनाना पसंद है। अगर उसके लिए कोई मायने रखता है तो वो है उसकी माँ और उसकी बहन। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता था कि जय को पता चले कि अर्जुन और कोई नहीं बल्कि वही सन की है जिसके बारे में वो अभी अभी बात कर रहा था। अर्जुन को डर था कि कहीं उसकी असलियत जानकर जय भी बाकी लोगों की तरह उससे दूरी ना बना ले, इसलिए बेहतर यही है कि जय से कम बोलो उतना अच्छा है। मेरा नाम गोल्डमैन है, और तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। पैसे तैयार रखना, मैं बहुत जल्द रूम नंबर 1046 में एक शानदार चीज़ लेकर आऊँगा। इतना कहकर अर्जुन पैसों को अपने बैग में रखता है और जय से विदा लेते हुए टिड्डों के इलाके से बाहर जाने लगता है। भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आना ज़रूर, और हाँ चिंता मत करना, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। अर्जुन को जाता हुआ देख जय पीछे से हाथ हिलाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, और देखते ही देखते अर्जुन उसकी आंखों से ओझल ही जाता है। गोल्डमैन नाम थोड़ा अजीब नहीं है? खैर मुझे क्या करना है, मुझे तो बस सामान से मतलब है। और वैसे भी गोल्डमैन नाम भले ही अजीब हो लेकिन सन की से तो अच्छा ही है। पता नहीं वो लूज़र कहाँ भटक रहा होगा। अर्जुन के जाने के बाद जय सोचता है, बेचारे को अब तक समझ नहीं आया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि जिस सन की का मोक्ष आश्रम में ये सारे मजाक उड़ाते हैं वो और कोई अर्जुन उर्फ गोल्डमैन ही है। अब इन्हें वापस मोक्ष आश्रम कैसे लेकर जाऊं? अर्जुन के जाने के जय अपने सामने मरे हुए फुर्तीले टिड्डों का ढेर देखकर सोचता है। अगर 10-12 टिड्डे होते तो वो आसानी से अपने बैग में रख के लेकर जा सकता था, पर यहाँ तो 43 टिड्डे हैं, उसे किसी न किसी की तो मदद लेनी ही होगी। काश वो गोल्डमैन इन टिड्डों को मोक्ष आश्रम पहुंचाने में उसकी मदद कर देता, जय गहरी सांस लेते हुए सोचता है। पर अब जब गोल्डमैन यहाँ नहीं है तो उसे खुद ही इन मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को वापस लेकर जाने होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जय कुछ फुर्तीले टिड्डे अपने बैग में रखकर मोक्ष आश्रम ले जाने और बाकी बचे हुए टिड्डों के लिए अपने दोस्तों की मदद मांगने का फैसला करता है। अच्छी बात ये थी कि फुर्तीले टिड्डों के इलाके में इंसान ना के बराबर होते हैं, इसीलिए जब जय मोक्ष आश्रम से अपने दोस्तों के साथ लौटता है, फुर्तीले टिड्डों की लाशें उसे वहीं मिलती हैं जहां वो उसे छोड़ कर गया था। इतने सारे मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को देखकर जय के दोस्तों का हैरानी से मुंह वैसे ही खुला का खुला रह जाता है जैसे कुछ घंटे पहले जय का था।
जय, क्या सच में उस गोल्डमैन ने अकेले इन सारे फुर्तीले टिड्डों को मारा है? जय का दोस्त हैरानी से फुर्तीले टिड्डों की लाशों का ढेर देखते हुए पूछता है। और क्या, मतलब मैंने उसे मारते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उस वक्त इस इलाके में कोई भी और नहीं था और ये टिड्डे तुरंत ही के मरे हुए लग रहे थे। अब अगर उसने नहीं मारे होंगे तो और कौन मारेगा? कैप्टन अमेरिका, जय थोड़ा चिढ़ते हुए अपने दोस्तों से कहता है। कोई उसके सोने की मुर्गी की काबिलियत पर शक करे, ऐसा वो कैसे देख सकता है? इतने सारे टिड्डे एक साथ मारना खुद कैप्टन अमेरिका के भी अकेले की बस की बात नहीं है। उसे भी बाकी सारे अवेंजर्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो ये एक से ज़्यादा लोगों का काम है, जैसे कोई गैंग। और जब बाकी लोग इन लाशों को वापस ले जाने के लिए किसी साधन का इंतजाम करने गए होंगे तब उस गोल्डमैन ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया होगा। एक इंसान अकेले इतने सारे फुर्तीले टिड्डों को मार ही नहीं सकता। वो ज़रूर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा होगा। जय का दोस्त मुंह बनाते हुए कहता है और उसके बाकी दोस्त भी उसकी बात से सहमत होते हैं। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि अर्जुन ने अकेले इन फुर्तीले टिड्डों को मारा है। उन लोगों को अपनी बातों पर अड़ा हुआ देखकर जय समझ गया कि इनमें से किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए उसने आगे और कुछ भी नहीं कहा। पर चाहे कोई कुछ भी कहे, पर जय एक बात बहुत अच्छे से जानता, बल्कि उसे विश्वास था कि इन सभी फुर्तीले टिड्डों को गोल्डमैन यानी कि अर्जुन ने ही मारा है और समय आने पर ये बेवकूफ़ लोग भी उसकी इस बात पर विश्वास करेंगे। जहां एक तरफ जय अपने दोस्तों के साथ फुर्तीले टिड्डों की लाशों को मोक्ष आश्रम ले जाने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जिस शख्स ने इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया था वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ रहा था। फुर्तीले टिड्डों को मारने के बाद अर्जुन मोक्ष आश्रम जाने के बजाय तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। अब क्योंकि उसने लगभग सभी फुर्तीले टिड्डों को जान से मार दिया था, इसलिए अब फुर्तीले टिड्डों के इलाके में उसे एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं मिला। ऐसे में उसने ये तांबे के दांत वाले गैंडों का शिकार करने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले जब उसने ऐसा करने की कोशिश करी थी तब वो बुरी तरह से घायल हो गया था, पर अब वक्त बदल चुका है। अब उसके पास उसका सुनहरा कवच है, इसलिए अब वो आसानी से उस तांबे के दांत वाले गैंडों का सामना कर सकता है। यही ख्याल मन में लिए अर्जुन तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश में निकल पड़ा। मोक्ष आश्रम के आसपास काफी सारे तांबे के दांत वाले गैंडे घूमते रहते हैं और उनमें पूरी तरह विकसित हो चुके तांबे के दांत वाले गैंडों की तादाद भी अच्छी खासी होती है। तो अगर मैं काले क्रिस्टल की मदद से किसी प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडे को म्यूटेंट वाला जानवर बना लेता हूं, तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। यही ख्याल मन में रखकर अर्जुन तांबे के दांत वाले गैंडों के इलाके में पहुंचता है और तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश करता है। कुछ ही दूरी पर उसे तांबे के दांत वाले गैंडों का एक झुंड दिखता है। अपने पिछले अनुभव के कारण अर्जुन अच्छे से जानता था कि इन तांबे के दांत वाले गैंडों का मुकाबला करना आसान नहीं है, और वो भी तब जब वो इतनी सारी तादाद में हों। इसीलिए वो बिना कोई जल्दबाजी करे पेड़ के पीछे छुपकर सही मौके का इंतजार करता है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसे वो सही मौका मिल जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उन तांबे के दांत वाले गैंडों के झुंड में वहां अब बस 2 ही तांबे के दांत वाले गैंडे बचे थे। बाकी सभी गैंडे इधर उधर चले गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन तुरंत ही पेड़ के पीछे से निकलता है और इससे पहले कि वो तांबे के दांत वाले गैंडे अपनी तरफ आने वाले खतरे को भांप पाते, अर्जुन अपने सुनहरे कवच की मदद से इन दोनों गैंडों को मौत की नींद सुला देता है। प्राइमरी एलियन तांबे के दांत वाला गैंडा मारा गया। आपको कोई भी शैतानी आत्मा हासिल नहीं हुई। 0 से 10 खास जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। प्राइमरी एलियन तांबे के दांत वाला गैंडा मारा गया। आपको प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडे की शैतानी आत्मा हासिल हो गई है। 0 से 10 खास जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में ये आवाज़ सुनकर अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता जो पिछले एक दिन से कुछ ज्यादा ही चमक रही है। 43 फुर्तीले टिड्डे और इतने दिनों से हजारों आम एलियन मारने के बाद भी उसे एक भी शैतानी आत्मा नहीं मिली।
और अभी बस 2 तांबे के दांत वाले गैंडों को मारने भर से ही उसे एक शैतानी आत्मा हासिल हो गई। डॉक्टर खुराना सही कहते थे, शैतानी आत्मा मिलना वाकई में किस्मत की बात है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। भले ही तांबे के दांत वाले गैंडे एल्बर्स के बहुत ही आम एलियन हैं, पर फिर भी इनकी शैतानी आत्मा मिलना बहुत बड़ी बात है। कहने को तो तांबे के दांत वाले गैंडे प्राइमरी एलियंस की कैटेगरी में आने वाले कमज़ोर एलियंस में से एक होते हैं, पर फिर भी इनकी शैतानी आत्मा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसलिए अर्जुन के लिए केवल 2 गैंडों को मारने से ही उसकी शैतानी आत्मा हासिल होना बहुत बड़ी बात थी। अपनी आंखों को बंद करके अर्जुन तांबे के दांतों वाले गैंडे की शैतानी आत्मा को बुलाता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे एक कांटेदार परछाई नजर आने लगती है। अर्जुन के देखते ही देखते वो तांबे की कांटेदार परछाई आधे चंद्रमा के आकार में दिखने वाले भाले के रूप में बदलकर अर्जुन के हाथों में आ जाती है। प्राइमरी तांबे के दांत वाले गैंडे की शैतानी आत्मा की कैटेगरी हथियार। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर अर्जुन खुशी से झूम उठता है। आधे चंद्रमा के शेप का वो भाला देखने में बहुत ही चमकदार और खतरनाक था। कुछ समय तक अर्जुन उस भाले के साथ इस तरह से खेलता है जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने के साथ खेल रहा हो। अपने शौक और एल्बर्स ग्रह पर आने से पहले मिली ट्रेनिंग की वजह से अर्जुन को भाला चलाने की बेसिक्स अच्छे से पता थी। इसीलिए अपने भाले को अलग अलग दिशा में चलाने में अर्जुन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं महसूस हो रही थी। शरीर पर सुनहरा कवच और हाथ में आधे चंद्रमा के शेप का भाला लिए अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो प्राचीन समय का कोई वॉरियर हो, और यह एहसास अर्जुन के लिए कमाल का था, खासकर तब जब एक दिन पहले तक उसके पास शैतानी आत्मा तो दूर, विकसित के पहले चरण को पूरा करने के लिए पर्याप्त जीन पॉइंट्स भी नहीं थे। कुछ देर तक अपने नए हथियार के साथ खेलने के बाद अर्जुन उसे वापस परछाई के रूप में बदल देता है और एक जिंदा तांबे के दांत वाले गैंडे की तलाश में निकलता है। किस्मत से उसे एक अकेला प्राइमरी तांबे के दांत वाला गैंडा दिख भी जाता है और मौका देखकर अर्जुन उसे अधमरा करके अपनी कैद में ले लेता है। अब बस उसे इस प्राइमरी जानवर को मोक्ष आश्रम ले जाकर काले क्रिस्टल की मदद से म्यूटेंट हुए जानवर में बदलना है। रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर अर्जुन अपने शरीर से अपना कवच हटाकर अपने असली रूप में आता है और अपने कंधे पर रस्सियों से बंधे हुए अधमरे तांबे के दांत वाले गैंडे को लादे मोक्ष आश्रम की ओर बढ़ता रहता है। हालांकि इस समय उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि मोक्ष आश्रम के गेट पर ही अर्जुन का सामना मोक्ष आश्रम के ऐसे गैंग से हो गया जिनकी नज़रों में अर्जुन कांटे की तरह चुभता था। वैसे तो मोक्ष आश्रम में सभी अर्जुन से दूर रहते थे, लेकिन इस गैंग के लोगों को अर्जुन से कुछ खास लगाव था। तभी तो वो लोग अर्जुन को बेइज्जत करने और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, खासकर कि उस गैंग का लीडर जिसे मोक्ष आश्रम में सभी महागुरु के नाम से जानते थे। बस यही होना बचा था। इतना अच्छा दिन बीतने के बाद इन मूर्खों फौज से सामना होना जरूरी था। अर्जुन उस गैंग के लोगों को देखकर सोचता है जो इस वक्त अलग अलग एलियंस की शैतानी आत्मा को अपनी अपनी सवारी बनाए मोक्ष आश्रम से बाहर निकल रहे थे। अर्जुन को इस गैंग या मोक्ष आश्रम के किसी भी इंसान से कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी इस गैंग ने मोक्ष आश्रम में उसका जीना हराम कर दिया था, और जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था वो था महागुरु के नाम से जाने जाना वाला इस गैंग का लीडर, जो इस समय पीठ पर लाल तलवार लिए और 3 पैरों वाले घोड़े की शैतानी आत्मा को अपनी सवारी बनाए मोक्ष आश्रम से बाहर निकल रहा था। मोक्ष आश्रम में 3 ही लोग ऐसे हैं जो अधिकतम पवित्र रक्त जीन पॉइंट्स के साथ शारीरिक रूप से म्यूटेंट होने की कगार पर है, और महागुरु उन्हीं 3 लोगों में से एक है। अर्जुन ये तो नहीं जानता कि महागुरु का असली नाम और पहचान क्या है, पर उसे इतना जरूर पता है कि वो खुद को पूरे मोक्ष आश्रम का राजा समझता है। खैर, इस समय अर्जुन इन लोगों की वजह से अपना मूड नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता है ताकि उन लोगों को जाने का रास्ता मिल सके। पर जैसा कि पहले भी बताया था, इस गैंग के लोगों को अर्जुन से कुछ खास लगाव था, खासकर कि इस गैंग के लीडर को। तभी तो अर्जुन को देखते ही उस गैंग का लीडर महागुरु अपनी सवारी को ठीक उसके बगल में रोककर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है।
अगले ही पल मोक्ष आश्रम में एक चट की आवाज गूंजती है और सभी देखते हैं कि महागुरु ने अपने लेदर के कोड़े से अर्जुन के कंधे पर जोरदार वार किया है। महागुरु के वार की वजह से अर्जुन के कंधे पर रस्सियों से बंधा तांबे के दांत वाला गैंडा नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिस जगह पर अर्जुन को कोड़ा लगता है उस जगह का कपड़ा फट जाता है, जिसमें से उसका घाव साफ नजर आने लगता है जो अब धीरे धीरे सूज रहा था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि इतने गहरे घाव के बावजूद अर्जुन के मुंह से उफ तक नहीं निकली और वो बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा। दरअसल महागुरु के अर्जुन के प्रति इस तरह के लगाव की एक खास वजह थी। मोक्ष आश्रम में सभी जानते थे कि महागुरु अंजना शेरगिल को बहुत पसंद करता है और उसे इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ऐसे में अर्जुन, या दूसरे शब्दों में कहें तो संकी का अंजना पर पीछे से वार करना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। और यही वजह थी कि बिना कोई खास मेहनत किए अर्जुन अपने आप ही महागुरु की दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया। मोक्ष आश्रम में वैसे भी अर्जुन की जिंदगी आसान नहीं थी और रही सही कसर महागुरु ने पूरी कर दी थी, जो अर्जुन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि जब महागुरु को पता चला था कि अर्जुन ने अंजना के साथ क्या किया था, तब बिना सोचे समझे न सिर्फ उसने अर्जुन को पीटा था बल्कि सबको वार्निंग भी दी थी कि मोक्ष आश्रम में अगर किसी ने भी उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखा, फिर चाहे वो उसे सामान बेचने का ही क्यों ना हो, तो अर्जुन के साथ साथ वह शख्स भी उसके दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएगा। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को ये प्राइमरी एलियन बेचा? महागुरु अर्जुन को घृणा भरी नजरों से ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है। मैंने खुद इसका शिकार किया है। अर्जुन रूखी आवाज में महागुरु की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है। ऐसा नहीं था कि महागुरु के इस तरह के बर्ताव से उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, पर वो इन लोगों से किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहता था। हाँ, इस समय उसके पास उसका सुनहरा कवच और हथियार दोनों ही हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों के होते हुए भी अर्जुन का महागुरु से तो क्या, इस गैंग के किसी भी इंसान से मुकाबला करना नामुमकिन सा था। इस गैंग के सभी लोगों के पास अच्छी खासी शैतानी आत्मा सा है और महागुरु तो फिजिकली डेवलप होने की कगार पर है। इन सब के मुकाबले अर्जुन की ताकत इस समय कम है। ये लोग आसानी से अर्जुन का तमाम कर सकते थे। अर्जुन को अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे अपनी माँ और बहन की चिंता थी। अगर इस अनजाने ग्रह पर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ और बहन का क्या होगा? बस इसीलिए अर्जुन इन लोगों से पंगा लेकर हीरो बनने की बजाय इन लोगों से बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार करने का फैसला लेता है। और यही वजह थी कि अर्जुन इस समय बस खून का घूंट पी कर रह गया। तेरे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि किसी ने तेरे साथ किसी भी तरह का बिजनेस करने की कोशिश करी है, तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस आखिरी चेतावनी के साथ महागुरु एक आखिरी बार अर्जुन को देखता है और वहां से चला जाता है। संकी, किसी भी तरह की होशियारी मत करना, नहीं तो तुम्हें एक बार फिर से सबक सिखाने में मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। महागुरु के जाते ही उसका दायां हाथ और पुराना दोस्त व्योमबख्शी अर्जुन को बेरहमी से देखते हुए कहता है और वहां से चला जाता है। अर्जुन इस इंसान को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि अंजना शेरगिल के साथ हुए हादसे के बाद महागुरु ने इसे ही अर्जुन को पीटने के लिए भेजा था। गुस्से में लाल आंखों के साथ अर्जुन उन सबको जाते हुए देखता है और फिर चुपचाप अपने शिकार किए हुए एलियन को जमीन से उठाकर सबकी उपहास भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मुझे और ताकतवर बनना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। अपने दिल में बदले की आग जलाए अर्जुन अपने आप से ये वादा करता है। भले ही अभी वो इस पूरे गैंग से अकेले मुकाबला करने के लिए कमज़ोर हो, पर एक बात वो अच्छे से जानता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो इन सभी से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। और ऐसा होने के लिए काला क्रिस्टल उसका सबसे बड़ा हथियार है। महागुरु का जुनून और अर्जुन रस्तोगी की तैयारी। कहानी की शुरुआत में महागुरु और उसके गैंग के सदस्य मोक्ष आश्रम से कुछ दूरी पर खड़े हैं। महागुरु का साथी व्योमबख्शी उससे पूछता है कि उस संकी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देते। महागुरु जवाब देता है कि अंजना शेरगिल एक बहुत ही जिद्दी लड़की है और उसने खुद संकी को नहीं मारा है, इसलिए अगर वह ऐसा करेगा तो अंजना गुस्सा हो जाएगी
और यह वह नहीं चाहता क्योंकि अंजना उसके लिए एक जुनून है। गैंग का दूसरा सदस्य अंजना को बेवकूफ़ कहता है और महागुरु से बदतमीजी करने की बात पर अपनी नाराज़गी जताता है। ये सुनकर महागुरु गुस्से में उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने अंजना के बारे में एक और शब्द बोला तो वह उसे जान से मार देगा। महागुरु बताता है कि अंजना उसके लिए बहुत खास है और उसे हर हाल में पाना चाहता है। इसके बाद महागुरु और उसका गैंग भीम के गैंग से पहले सनसेट पॉइंट पर पहुंचकर पवित्र रक्त एलियन का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ महागुरु से मिली बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाकर अर्जुन रस्तोगी अपने कमरे में आता है। वो एक तांबे के दांत वाले गैंडे को पिंजरे में बंद करता है और अपनी जेब से एक काला क्रिस्टल निकालकर उसके सामने रखता है। गैंडा तुरंत उस क्रिस्टल को निगल लेता है। एक दिन बाद अर्जुन देखता है कि गैंडे की चमड़ी तांबे जैसी भूरी होने लगी है और उसके दांत और ज्यादा चमकने लगे हैं। हालांकि वह अभी तक म्यूटेंट एलियन नहीं बन पाया है। अर्जुन को लगता है कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा और वह उसे पिंजरे में ही छोड़ देता है। वह खुद गोल्डमैन, पैसों और खास जीन पॉइंट्स कमाने के लिए प्राइमरी एलियंस का शिकार करने निकल पड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द शक्तिशाली बन सके और महागुरु से बदला ले सके। मोक्ष आश्रम का सन्नाटा और अर्जुन का जोखिम भरा फैसला। 3 महीने बाद जब अर्जुन शिकार से लौटता है तो उसे मोक्ष आश्रम में अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले सनसेट पॉइंट पर एक पवित्र रक्त एलियन देखा गया था जिसने कई लोगों को मार डाला था। इस खतरे को देखते हुए अंजना, शेरगिल, महागुरु और भीम ने आपस में समझौता करके उस एलियन का मिलकर शिकार करने का फैसला किया है। इसी वजह से मोक्ष आश्रम में इतनी शांति है। ये जानकर अर्जुन के दिमाग में एक विचार आता है। वह तुरंत अपना सुनहरा कवच पहनता है और सनसेट पॉइंट की ओर भागता है। वह जानता है कि यह आसान नहीं होगा और उसकी जान को भी खतरा है, क्योंकि जिस एलियन का मुकाबला 3 ताकतवर गैंग नहीं कर पाए, उसका मुकाबला वह अकेला करने जा रहा है। पर फिर भी वह ये जोखिम लेना चाहता है। उसका मानना है कि अगर उसे जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना है तो ये खतरा मोल लेना ही होगा। वह हार नहीं मानेगा और आखिरी दम तक लड़ने का फैसला करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस एलियन का मुकाबला मोक्ष आश्रम के 3 ताकतवर गैंग नहीं कर पाए, उसका अर्जुन अकेले कैसे सामना करेगा। अर्जुन रस्तोगी सनसेट पॉइंट के पास एक पहाड़ी पर खड़ा होकर सोच रहा था कि यह पवित्र रक्त एलियन इतना ताकतवर कैसे है। हजारों लोगों की भीड़ के बीच उसे वह एलियन दिखाई देता है। उसका सिर बैल का, ऊपरी शरीर इंसानों जैसा और कमर के नीचे का हिस्सा घोड़े जैसा था। हाथ में 2धारी सुनहरी कुल्हाड़ी लिए वह भीड़ के बीच से भाग रहा था। यहाँ तक कि महागुरु जैसा ताकतवर इंसान भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उल्टा अपनी 3 पैरों वाले घोड़े की शैतानी आत्मा की सवारी से पीछे हट गया था। पवित्र रक्त एलियन ने एक ही वार में महागुरु की सवारी के 2 टुकड़े कर दिए। ये सब देखकर अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि स्थिति जितनी उसने सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। जब महागुरु उस एलियन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो वह खुद उसका सामना कैसे करेगा। ये सोचकर ही उसकी हालत खराब हो गई। पवित्र रक्त एलियन हर तरह के हमलों को झेल रहा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। अर्जुन सोचने लगा कि यह तो उस पवित्र रक्त कछुए से कहीं ज्यादा खतरनाक है जिसे उसने पहले मारा था। महागुरु का वार और अर्जुन की चालाकी लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थीं, लेकिन पवित्र रक्त एलियन ने महागुरु की सवारी को बर्बाद कर दिया था, जिससे महागुरु बहुत गुस्से में था। उसने तुरंत अपनी हरी चील की शैतानी आत्मा को बुलाया, जो हरे रंग के लोहे के धनुष में बदल गई। फिर उसने 6 पंखों वाली बरैया की पवित्र रक्त शैतानी आत्मा को बुलाया, जो तीर के रूप में उसके हाथ में आ गई। अंजना, शेरगिल और भीम दोनों ये देखकर हैरान थे कि महागुरु इतना भाग्यशाली था कि उसे इस एलियन की पवित्र रक्त शैतानी आत्मा मिल गई। महागुरु का साथी व्योम बख्शी उसे रोकना चाहता था, क्योंकि इस शैतानी आत्मा का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, महागुरु ने तीर चला दिया। तीर लाल बिजली बनकर सीधे एलियन के सीने पर लगा, जिससे वह अधमरा होकर जमीन पर गिर गया।
महागुरु ने चिल्लाकर कहा कि उसकी मौत उसी के हाथों लिखी है। सब लोग महागुरु से प्रभावित थे, यहाँ तक कि अंजना और भीम भी, और महागुरु खुद को शाहरुख खान और अंजना को काजोल समझने लगा था। अचानक एक हरे रंग की परछाई आसमान से नीचे आकर उस अधमरे एलियन से टकराई, जिससे वह पूरी तरह से मर गया। महागुरु अभी भी हैरान था कि यह हरी परछाई कहाँ से आई। तभी उसकी नज़र एक सुनहरे इंसान पर पड़ी, जो पास की पहाड़ी से भागते हुए आया और एलियन की लाश के पास रुका। उस रहस्यमयी इंसान ने एलियन की दो-धारी सुनहरी कुल्हाड़ी उठाई और उतनी ही तेजी से वहां से भाग गया। अंजना के पास खड़े जय को सुनहरे कवच में मौजूद गोल्डमैन अर्जुन को पहचानने में कोई देर नहीं लगी और उसके मुंह से अचानक ये नाम निकल गया। जय को तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है, क्योंकि सब उसे हैरानी से देख रहे थे। अर्जुन उस सुनहरी कुल्हाड़ी को लेकर पहाड़ियों की गहराई में भाग गया। कुछ देर बाद वह रुक गया, क्योंकि कुल्हाड़ी काफी भारी थी। वह आराम करने के लिए रुका और महसूस किया कि आज उसकी किस्मत बहुत मेहरबान थी। उसके हाथ न सिर्फ पवित्र रक्त एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी लगी थी, बल्कि उस एलियन की शैतानी आत्मा भी उसे मिल गई थी, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। अर्जुन रस्तोगी की चालाकी और एक नया खजाना। जब अर्जुन रस्तोगी पहाड़ी पर खड़े होकर पवित्र रक्त एलियन को मारने का तरीका सोच रहा था, तभी उसने देखा कि एलियन उसकी तरफ आ रहा है। वह अभी भी यह सोच रहा था कि उसका सामना कैसे करे। तभी महागुरु ने तीर चलाकर एलियन को अधमरा कर दिया। ये देखकर अर्जुन को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया। जब महागुरु ने उसका काम आसान कर ही दिया था, तो उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने आधे चांद के आकार वाले भाले से एलियन पर हमला किया। भाला सीधे एलियन के सीने पर लगा, जो पहले से ही घायल था। भाले के लगते ही एलियन पूरी तरह से मर गया। एलियन के मरते ही अर्जुन की स्क्रीन पर एक संदेश आया, पवित्र रक्त एलियन मारा गया। आपको पवित्र रक्त एलियन की शैतानी आत्मा मिली है। 0 से 10 पवित्र जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी ऊर्जा प्राप्त करें। ये देखकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक बार फिर एक शैतानी आत्मा हासिल कर ली थी, पर उसके पास जश्न मनाने का समय नहीं था। महागुरु और बाकी लोग उससे ज्यादा दूर नहीं थे। यही सोचकर उसने वहां से भागने का फैसला किया। वह एलियन की लाश तो नहीं ले जा सकता था, लेकिन उसकी सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर भाग सकता था। इससे पहले कि महागुरु और बाकी सब सदमे से बाहर निकल पाते, अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। अर्जुन के हाथ गियज नाम का एक बेहद कीमती खजाना लगा था। ये पवित्र रक्त एलियन की सुनहरी कुल्हाड़ी थी, जो किसी शैतानी आत्मा से बने हथियार और सवारी को भी आसानी से बर्बाद कर सकती थी। अर्जुन का इरादा सिर्फ कुल्हाड़ी चुराने का था, लेकिन उसे बोनस में एलियन की शैतानी आत्मा भी मिल गई थी। महागुरु का गुस्सा और अर्जुन का नया रूप। महागुरु सदमे से बाहर आकर गुस्से में चिल्लाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरा खजाना लूटकर भागे। वह हैरान था कि जय ने उस रहस्यमयी आदमी को गोल्डमैन कहकर बुलाया था। महागुरु जानता था कि पवित्र रक्त एलियन की भारी कुल्हाड़ी की वजह से गोल्डमैन ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। उसने तुरंत अपनी काले भैंसे की शैतानी आत्मा को बुलाया और गोल्डमैन का पीछा करने लगा। उसके गैंग के बाकी लोग भी अपनी अपनी सवारियों पर उसके पीछे चल दिए। दूसरी तरफ अर्जुन को उनके आने की आहट महसूस हुई। उसे जल्द से जल्द वहां से भागना था, लेकिन भारी कुल्हाड़ी के साथ भागना लगभग नामुमकिन था। वह सोच रहा था कि आखिर वह एलियन इस कुल्हाड़ी के साथ इतनी आसानी से कैसे भाग रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके पास एलियन की शैतानी आत्मा है। उसने तुरंत अपनी पावर स्क्रीन पर देखा और उस शैतानी आत्मा की श्रेणी, रूप बदलने की शक्ति को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिना कोई सोच विचार किए उसने पवित्र रक्त एलियन की शैतानी आत्मा को बुलाया। शैतानी आत्मा अर्जुन के शरीर में समा गई और अर्जुन का रूप भी उसी एलियन जैसा हो गया। उसका सुनहरा कवच भी उसके नए रूप के अनुरूप बदल गया। अब उसके पास 2 शैतानी आत्माओं की ताकत थी और वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। भारी कुल्हाड़ी अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अपने नए रूप में 4 पैरों पर सवार होकर, हाथ में सुनहरी कुल्हाड़ी लिए,
अर्जुन इतनी तेजी से वहां से भागा कि महागुरु और उसके साथी उसे पकड़ नहीं पाए। वे सब बस उसे अपनी आंखों के सामने से दूर जाते हुए देखते रह गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक उन्हें कुछ समझ आता, अर्जुन उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। गोल्डमैन की नई पहचान और महागुरु का अपमान। महागुरु और उसके साथियों के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग उस घटना से हैरान थे। उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म का दृश्य चल रहा हो, जहां हीरो विलेन के नाक के नीचे से खजाना चुरा ले जाता है। कुछ लोग तो महागुरु और उसके गैंग को भागता देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि वह रहस्यमयी इंसान कौन है जिसे जय ने गोल्डमैन कहकर बुलाया था। गोल्डमैन उर्फ अर्जुन रस्तोगी ने जिस तरह पवित्र रक्त एलियन का हथियार और उसकी शैतानी आत्मा चुराई थी, वह जल्द ही सबकी चर्चा का विषय बन गया। वहीं दूसरी ओर महागुरु का मजाक बन रहा था। कुछ लोग तो यहाँ तक सोच रहे थे कि इस हादसे के बाद कहीं महागुरु अपना मानसिक संतुलन न खो दे। सबकी बातचीत में एक बात आम थी, गोल्डमैन की असली पहचान। जय ने उसका नाम लिया था, पर कुछ लोगों को केवल डॉल नाम सुनाई दिया। महागुरु और उसके साथी जब वापस आए तो उनके चेहरों पर हार की निराशा साफ दिख रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर कुछ लोगों को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। वापस आते ही महागुरु गुस्से में जय के पास गया और उससे गोल्डमैन के बारे में सारी जानकारी मांगने लगा। जय ने उसे बताया कि वह गोल्डमैन के बारे में केवल उसका नाम ही जानता है और कुछ नहीं। महागुरु को जय की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जय अंजना शेरगिल के गैंग का हिस्सा था। महागुरु अंजना की नज़रों में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था। महागुरु की कसम और अर्जुन का समझदारी भरा फैसला। अपने कमरे में वापस आकर महागुरु ने मुठियां भींचते हुए कसम खाई, गोल्डमैन, तेरी वजह से आज मेरी इज्जत की ऐसी तैसी हुई है। जिस दिन तू मेरे हाथ लग गया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहीं के एलियंस को दावत दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी महागुरु नहीं। वहीं महागुरु की इस कसम से अनजान अर्जुन पहाड़ के पास एक गड्ढा खोदने में व्यस्त था। वह जानता था कि महागुरु और उसके साथी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी को इस गड्ढे में छुपाने का फैसला किया। वह जानता था कि अभी वह उनसे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। भले ही उसने पवित्र रक्त एलियन की शैतानी आत्मा से अपना रूप बदलकर महागुरु से पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन इस रूप में वह केवल 8 मिनट तक ही रह सकता था। इतने समय में वह केवल भाग सकता था, उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्जुन ने सोचा कि वह इस सुनहरी कुल्हाड़ी को कुछ समय के लिए यहीं छुपाएगा, ताकि कोई उसे देख न पाए। उसका मानना था कि इस कुल्हाड़ी को बेचकर वह आसानी से 2 करोड़ गोल्डमैन कमा सकता है, और उसके पास जो सुनहरे कछुए का सामान है, उससे भी 1 करोड़ तक कमा सकता है। इस तरह उसकी घर की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वह पवित्र रक्त एलियन की शैतानी आत्मा को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो उसे मोक्ष आश्रम में सफलता हासिल करने में मदद करेगी। अब जब उसका 3 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य लगभग पूरा होने वाला था, तो वह पूरी तरह से अपने शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहता था। ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने दुश्मनों के बीच अर्जुन कैसे जीवित रहेगा। मोक्ष आश्रम में तलाशी और अर्जुन का मजाक। सुनहरी कुल्हाड़ी को जमीन में दबाकर अर्जुन रस्तोगी मोक्ष आश्रम लौटता है। गेट पर उसे व्योम बख्शी और उसके साथी पहरा देते हुए मिलते हैं। वे हर आने वाले की तलाशी ले रहे थे। ये साफ था कि वे गोल्डमैन की तलाश में थे। व्योम अर्जुन को देखकर चिढ़ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि वे उस पर अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि वह गोल्डमैन जैसा नहीं लगता। इस तरह अनजाने में व्योम ने अर्जुन की मदद कर दी और उसे बिना तलाशी के अंदर जाने दिया। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराता हुआ सोचता है कि ये लोग नहीं जानते कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अंदर जाते हुए वह सुनता है कि हर कोई सनसेट पॉइंट की घटना और गोल्डमैन के बारे में ही बात कर रहा है। अपनी तारीफ सुनकर अर्जुन खुश होता है, लेकिन जब वह सुनता है कि लोग उसे गोल्डमैन के बजाय डॉल कह रहे हैं, तो वह मन ही मन जय पर गुस्सा होता है, जिसने गलती से उसका ये नाम बता दिया था। हालांकि वह सोचता है कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने महागुरु की इज्जत की ऐसी तैसी कर दी थी।
अंजना और भीम का गुप्त अभियान। दूसरी तरफ जय आंखों में आंसू लिए अंजना शेरगिल को अपनी सफाई दे रहा था। वह उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह गोल्डमैन को नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह उससे एक बार फुर्तीले टिड्डों के इलाके में मिला था। अंजना ने उस पर विश्वास किया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वह गोल्डमैन को ढूंढे और उससे पवित्र रक्त, शैतानी आत्मा और गियर खरीदने की बात करे। वह कहती है कि कीमत की कोई चिंता नहीं है, बस उसे वो दोनों चीज़ें चाहिए। अंजना ने जय को ये काम अकेले और चुपचाप करने को कहा, यहाँ तक कि अपने गैंग के सदस्यों को भी इस बारे में न बताने का आदेश दिया। जय के जाने के बाद अंजना सोच में पड़ जाती है कि आखिर गोल्डमैन कौन हो सकता है। वह सोचती है कि अगर वह उसकी गैंग में शामिल हो जाए तो उनकी गैंग मोक्ष आश्रम में सबसे ताकतवर बन जाएगी। इधर भीम ने भी चुपके से अपने आदमी को गोल्डमैन की तलाश में भेज दिया था। उसका भी मकसद पवित्र रक्त, एलियन की शैतानी आत्मा और गियर हासिल करना था। महागुरु का बड़ा नुकसान। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा नुकसान महागुरु का हुआ था। अंजना और भीम को तो फिर भी पवित्र रक्त, एलियन की ऊर्जा से पवित्र जीन पॉइंट्स मिले थे, लेकिन महागुरु के हाथ कुछ नहीं आया। उल्टा उसने अपनी सवारी और पवित्र रक्त ततैया का तीर भी खो दिया था, जो उसने एलियन को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। महागुरु ने सबके सामने अपनी मुठियां भींचते हुए कसम खाई कि वह गोल्डमैन को ढूंढकर उससे बदला लेगा। फिलहाल पूरा मोक्ष आश्रम गोल्डमैन को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन किसी ने भी उसे सनकी से नहीं जोड़ा था, जो असल में वही था। मोक्ष आश्रम में तलाशी और अर्जुन का शिकार अभियान। पूरा मोक्ष आश्रम गोल्डमैन की तलाश में था, और जो असल में गोल्डमैन था, यानी अर्जुन रस्तोगी, वह चुपचाप अपने कमरे में था। महागुरु ने गोल्डमैन के सिर पर एक बड़ा इनाम रख दिया था, और जानकारी देने वाले के लिए भी एक अच्छा खासा इनाम था। इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अर्जुन अपनी आगे की तैयारी पर ध्यान दे रहा था। वह प्राइमरी एलियंस का शिकार करके प्राइमरी जीन पॉइंट्स हासिल कर रहा था। वह मोक्ष आश्रम से दूर पहाड़ों की गहराई में आ गया था, ताकि कोई उसे उसके सुनहरे कवच की वजह से पहचान न पाए। टाइटन ग्रह इतना बड़ा था कि वह आसानी से सबकी नज़रों से बच रहा था। अंश गुजराल का आगमन। अर्जुन झाड़ियों में छुपा हुआ था और तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वह देखता है कि एक थका हुआ और जख्मी आदमी तालाब की तरफ जा रहा है। अर्जुन उसे आवाज़ देकर सावधान करता है कि तालाब में लोहे के दांत वाले मगरमच्छ हैं। उसका मकसद मगरमच्छों को सतर्क होने से रोकना था, ताकि उसका शिकार खराब न हो। वह आदमी, जो बाद में अपना नाम अंश गुजराल बताता है, अर्जुन से पूछता है कि ग्लोरी आश्रम का रास्ता कहाँ है। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने मोक्ष आश्रम के अलावा किसी और बेस का नाम नहीं सुना था। अंश को लगता है कि वह चलते चलते किसी दूसरे बेस की टेरिटरी में आ गया है। अंश का हमला और हाइपर जीन 8 अंश अर्जुन से उसे उसके बेस में ले जाने को कहता है, लेकिन उसका लहजा आदेश देने वाला था, जो अर्जुन को पसंद नहीं आया। अर्जुन ने भी उतने ही रवैये से जवाब दिया कि वह अभी शिकार कर रहा है और उसके साथ नहीं जा सकता। अचानक अंश पीछे से अर्जुन पर हमला करता है, जिससे अर्जुन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन गुस्से में अंश पर अपने आधे चंद्रमा के आकार वाले भाले से हमला करता है, लेकिन अंश आसानी से खुद को बचा लेता है और अपनी हथेली के वार से अर्जुन के भाले के 2 टुकड़े कर देता है। अर्जुन ये देखकर हैरान रह जाता है और पहचान लेता है कि यह हाइपर जीन 8 है। हाइपर जीन 8 एक बहुत ही उन्नत और रहस्यमयी मार्शल आर्ट है, जिसके लिए शारीरिक शक्ति और जीन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अर्जुन समझ जाता है कि अंश के पास बहुत ज़्यादा जीन पॉइंट्स हैं, तभी वह इतना शक्तिशाली है। अंश अर्जुन को धमकाता है कि या तो वह उसे बेस ले चले या मरने के लिए तैयार हो जाए। वह अपनी हाइपर जीन 8 की मुद्रा में आ जाता है। ये साफ था कि अगर अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे मार डालेगा। अर्जुन रस्तोगी और अंश गुजराल का टकराव। अंश गुजराल के आक्रामक रवैये को देखकर अर्जुन रस्तोगी को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने तुरंत अपना सुनहरा कवच पहना और अंश पर जोरदार किक से हमला किया। अंश ने भी अपनी आरी जैसी हथेली से वार किया, लेकिन अर्जुन के कवच पर केवल एक सफ़ेद निशान आया।
अंश ने लालच से चमकती आंखों से कहा कि अर्जुन का कवच किसी पवित्र रक्त शैतानी आत्मा का बना हुआ है और वह उसे छीन लेगा। जब अंश ने अर्जुन पर दोबारा हमला किया तो उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटने से वार किया। वह लगातार अर्जुन के सिर को पत्थर से टकरा रहा था और कह रहा था कि अर्जुन जैसे फटीचर इसके लायक नहीं है। गुस्से से भरे अर्जुन ने अचानक अपना सिर अंश के सिर से टकरा दिया, जिससे अंश की नाक पर गहरी चोट लगी। अंश के काबू से आज़ाद होते ही अर्जुन ने तुरंत पवित्र रक्त एलियन की शैतानी आत्मा को बुलाया और उसका रूप ले लिया। अंश हैरान रह गया जब उसने अर्जुन को एक बैल के सिर और घोड़े के निचले हिस्से वाले एलियन के रूप में बदलते देखा। अंश का अंत और रहस्यमयी मेमोरी चिप। भले ही अंश ने अपनी हाइपर जीन आर्ट्स से लड़ने की कोशिश की, पर इस बार अर्जुन कहीं ज्यादा ताकतवर था। अर्जुन ने अंश का गला पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और अपने बैल वाले सिर से उस पर लगातार वार करता रहा। उसने अंश को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह मर नहीं गया। अर्जुन खुद भी हैरान था कि वह किसी का ऐसा हाल कर सकता है, पर वह जानता था कि पवित्र रक्त शैतानी आत्मा और सुनहरे कवच के साथ हाइपर जीन आर्ट्स में माहिर आदमी भी नहीं बच सकता था। अर्जुन ने अंश की लाश को मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर फेंक दिया और अपने दोनों कवच और शैतानी आत्माओं को शरीर से अलग कर दिया। उसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, पर वह खुश था कि वह अंश से बच गया। उसने अंश की लाश की तलाशी ली, जिसमें उसे एक बटुआ मिला जिसमें एक मेमोरी चिप के अलावा और कुछ नहीं था। अर्जुन को हैरानी हुई कि टाइटन जैसे ग्रह पर एक मेमोरी चिप क्या कर रही थी, जहां सब कुछ प्राचीन था। अंश ने ग्लोरी आश्रम नाम के एक बेस का भी जिक्र किया था, जिसके बारे में अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुना था। इन रहस्यों को समझ ना पाने पर अर्जुन ने मेमोरी चिप को अपने पास रखने का फैसला किया। उसने अंश की लाश को बटुए के साथ तालाब में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में लोहे के दांत वाले मगरमच्छ आए और अंश की लाश को खा गए, जिससे उसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं बचा। गोल्डमैन की तलाश जारी और अर्जुन का नया दांव पूरा मोक्ष आश्रम गोल्डमैन की तलाश में था, और जो असल में गोल्डमैन था, यानी अर्जुन रस्तोगी, वह चुपचाप अपने कमरे में था। महागुरु ने गोल्डमैन को पकड़ने के लिए इनाम की रकम और भी बढ़ा दी थी। अर्जुन को इस बात का फायदा मिल रहा था कि कोई भी उसके सामान्य से सनकी रूप को गोल्डमैन से जोड़ नहीं पा रहा था। रास्ते में लोगों से गोल्डमैन की तारीफ सुनते हुए अर्जुन अपने कमरे में आया। उसने अपने कमरे में कैद तांबे के दांत वाले गैंडे को देखा, जो अब पूरी तरह से म्यूटेंट एलियन बन चुका था। हालांकि यह असली म्यूटेंट गैंडों की तुलना में आकार और ताकत में कम था। अर्जुन ने उसे अपने खंजर और फिर पवित्र रक्त एलियन के रूप में बदल कर मार दिया। उसे म्यूटेंट जीन पॉइंट्स तो मिले, लेकिन उसे ये चिंता थी कि इस एलियन के सामान को वह अपनी पहचान उजागर किए बिना कैसे बेचेगा। जय की मुश्किलें और अर्जुन की योजना। दूसरी ओर जय की हालत बहुत खराब थी। वह अंजना शेरगिल के आदेश पर गोल्डमैन को ढूंढ रहा था, लेकिन गोल्डमैन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह हताश होकर गोल्डमैन की तलाश में था, जब अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिर गया। वहां उसे एक बंडल और एक नोट मिला। नोट पर लिखा था, 1 करोड़ की कीमत का सामान भेज दिया है। अगर और चाहिए तो पैसे लेकर कल टिड्डों के इलाके में आ जाना। सिर्फ कैश। नोट के एक कोने में एक सिक्के की ड्राइंग बनी हुई थी। जय को तुरंत समझ आ गया कि यह नोट गोल्डमैन की तरफ से है। जैसे ही जय को एहसास हुआ कि गोल्डमैन ने खुद उससे संपर्क किया है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सावधानी से बंडल और नोट उठाया और अपने कमरे में चला गया। बंडल में उसे एक शीशी और पवित्र रक्त कछुए का सुनहरा कवच मिला। वह हैरान था, क्योंकि ऐसा दुर्लभ सामान पूरे मोक्ष आश्रम में किसी के पास नहीं था, यहाँ तक कि अंजना शेरगिल के पास भी नहीं। उसने तुरंत शीशी में बंद तरल पी लिया और उसे एक खास जीन पॉइंट हासिल हुआ। वह थोड़ा निराश था कि यह एक प्राइमरी एलियन की ऊर्जा थी, लेकिन नोट पर कैश लिखा होने से उसे उम्मीद थी कि गोल्डमैन के पास कुछ और भी है। जय तुरंत फुर्तीले टिड्डों के इलाके में गोल्डमैन से मिलने के लिए निकल पड़ा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन गोल्डमैन नहीं आया। निराश होकर जय जाने ही वाला था कि उसे पीछे से आवाज सुनाई दी,
अर्जुन रस्तोगी सोने के कवच में जमीन के नीचे से बाहर आया। अर्जुन ने बताया कि वह पिछली रात से वहां छिपा हुआ था ताकि कोई उसका पीछा करते हुए उस तक न पहुंच पाए। अर्जुन की सावधानी से जय और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। जय का भरोसा और अंजना का प्रस्ताव। जय ने पवित्र रक्त कछुए के कवच के लिए 1 करोड़ और प्राइमरी एलियन की ऊर्जा के लिए 50 लाख 10 लाख पहले ही दे चुका था, दिए। अर्जुन ने उसे एक छोटी शीशी दिखाई जिसमें म्यूटेंट तांबे के दांत वाले गैंडे की ऊर्जा थी, जिसकी कीमत 2 करोड़ थी। जय इतना उत्साहित था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे 2.5 करोड़ रुपये दे दिए। जब अर्जुन ने उसे एक बार जांच करने को कहा तो जय ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे गोल्डमैन पर पूरा भरोसा है। जय ने फिर अंजना का प्रस्ताव बताया। अंजना चाहती थी कि गोल्डमैन अपनी पवित्र रक्त शैतानी आत्मा और गियर उसे बेच दे। अर्जुन ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। उसने सोचा कि वह पवित्र रक्त शैतानी आत्मा नहीं बेच सकता, लेकिन वह सुनहरी कुल्हाड़ी बेच सकता है, क्योंकि वह बहुत भारी थी और उसे छुपाना मुश्किल था। उसने जय से कहा कि अगर अंजना वास्तव में उसे खरीदना चाहती है तो उसे पहले एक कीमत बतानी होगी। अर्जुन की शर्त ये थी कि पैसे लेकर जय ही आएगा, खुद अंजना नहीं, क्योंकि अर्जुन अंजना से सीधे मिलकर अपनी पहचान का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।